3-4 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली से पूरे देश को झकझोर देने वाली एक जघन्य घटना सामने आई, जिसमें कि हमने देखा कि एक लड़की के लिव इन पार्टनर ने उसके 35 टुकड़े करके पास के एक जंगल में उनको फेंक दिया। और ये घटना हालांकि 5 महीने लगभग पुरानी है, लेकिन इसका खुलासा अभी हुआ, तो इसलिए ये आज चर्चा में आई है, हम सब लोगों के सामने आई है। और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और इस केस को आज हम लोग महरौली मर्डर केस के नाम से जानते हैं, या फिर इसको श्रद्धा मर्डर केस के नाम से भी जाना जा रहा है पूरे देश में। और ये आज बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें कि कई सारे रीजंस हैं, कई सारे एंगल्स हैं, जिसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट एंगल जो है वो रिलीजियस एंगल है। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोगों ने सुना हुआ है और हम जानते हैं अच्छे तरीके से कि इसमें विक्टिम और अक्यूज दोनों का रिलीजन अलग अलग था, तो इस रीजन से ये चर्चा में है और सोशल मीडिया में भी काफ़ी हाईलाइटेड टॉपिक है। और उसके अलावा एक दूसरा इशू भी इस केस के साथ साथ बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, और इस पर भी बहुत सारा संवाद हो रहा है, या क्या हम कह सकते हैं कि अलग अलग तरीके से लोग अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं। वो इशू है लिव इन रिलेशनशिप। कई बार इस मुद्दे पर चर्चा हो चुकी है, हॉट डिबेट हो चुकी है, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सारा मटेरियल हमको इस पर देखने को मिलता है। लेकिन इस मैटर के बाद से ये एक बार फिर से सामने आ चुका है, जिसको कि लोग एक सोशल बाय प्रोडक्ट मानते हैं, या कुछ लोग इसको सोशल इविल भी मानते हैं, या कुछ लोग इसको एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ सोसाइटल रिलेशंस या सोसाइटल डेवलपमेंट भी मानते हैं। तो आज दोस्तों हम लिव इन रिलेशनशिप की लीगल वैलिडिटी और इसके लीगल चैलेंजेस के बारे में इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, जिसमें हम सारे इश्यूज को कवर करने की कोशिश करेंगे जितना हम अपनी बेस्ट एबिलिटी के साथ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इस इशू की लीगल सैंक्टिटी की कि इज इट लीगली वैलिड और नॉट, तो सबसे पहली बात तो यहाँ बता दें कि लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अभी तक हमारे देश में किसी तरह का कोई लेजिस्लेशन या कोई स्टैचुरी लॉ अभी हमारे देश में एग्जिस्ट नहीं करता है, या किसी भी एग्जिस्टिंग स्टैचुरी लॉ में इसके बारे में कोई भी प्रोविजन नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग टाइम्स में, या हम कहें कि टाइम टू टाइम, काफ़ी सारे जजमेंट्स पास किए जिसमें कि इस इशू की वैलिडिटी को डिसाइड किया है और इसको लीगली वैलिड डिक्लेयर किया है। जैसा कि 2010 में एक लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का सामने आया, एस खुशबू वर्सेस कनियम्मल एंड अनदर। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिविंग टुगेदर बाय एनी एडल्ट पर्सन इज देयर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो आर्टिकल 21 के अंडर में सुप्रीम कोर्ट ने इसको लीगली वैलिड माना, और इसको राइट टू लाइफ यानी कि राइट जीवन का अधिकार, और साथ ही साथ उनका राइट टू प्राइवेसी भी माना है। तो सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग कोई भी दो अडल्ट जो 18 ईयर्स से अबव की एज के हैं वो एक साथ रह सकते हैं और अपनी लाइफ किसी अपने तरीके से इसको जी सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बेसिकली एक लाइफस्टाइल का कॉन्सेप्ट माना है, और वेस्टर्न वर्ल्ड में ये काफ़ी पॉपुलर है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको किसी भी तरीके से इलीगल नहीं माना। हालांकि कोर्ट ने कहा कि मान सकते हैं कि ये सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है अभी हमारी कंट्री में, अभी सोसाइटी को इसको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और मॉरली ये इनकरेक्ट हो सकता है, बट लीगली इसको एक क्रिमिनल एक्टिविटी के तौर पर हम नहीं देख सकते हैं। तो लीगली ये पूरी तरह से वैलिड है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने बद्री प्रसाद वर्सेस डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन एंड एसपीएस बाला सुब्रमण्यम वर्सेस सुरतयन इन 1993, इन दो केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू की वैलिडिटी को डिसाइड किया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई दो एडल्ट्स जो कि 18 ईयर्स से अबव हैं, तो अगर वो लंबे समय से एक दूसरे के साथ एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं, तो उनके रिलेशनशिप को एज ए मैरिज ही प्रिज्यूम किया जाएगा, यानी कि उन दोनों कपल को मैरिड ही प्रिज्यूम किया जाएगा जब तक कि उसके एंड में कुछ प्रूव नहीं होता है। और ऐसी सिचुएशन में अगर कोई पर्सन उनकी मैरिज के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क रेस करता है, यानी कि उस मैरिज की वैलिडिटी को अगर चैलेंज करता है, तो उस पर्सन के ऊपर ही इसका बर्डन ऑफ प्रूफ होगा। और जब तक कि ऐसा नहीं होता है तब तक इस तरह के रिलेशन को अंडर सेक्शन 114 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट बिल्कुल लीगल समझा जाएगा और लीगली मैरिड कपल उनको माना जाएगा। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं इस रिलेशन को कितना सिक्योरिटी प्रोवाइडेड है अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज। तो अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी की अगर जो बात आती है वो इन केस ऑफ फीमेल लिव इन पार्टनर के ही सिचुएशन में आती है, क्योंकि मेल पार्टनर के साथ में तो ऐसा कोई इशू मोस्टली अराइज नहीं होता है। तो अगर हम फीमेल लिव इन पार्टनर की सिक्योरिटी की बात करें जो अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज है, जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि इस केस के लिए कोई भी अभी तक कोई एक लेजिस्लेशन या कोई भी स्टैचुरी लॉ अभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो अगर एग्जिस्टिंग लॉज की हम बात करें तो एक फीमेल लिव इन पार्टनर को
अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 भी सिक्योरिटी कवर मिला हुआ है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में तो हालांकि कहीं इस तरह की लिव इन रिलेशनशिप की तो चर्चा नहीं हुई है, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का जो सेक्शन 2F है वो बात करता है अबाउट द रिलेशनशिप इन द नेचर ऑफ मैरिज। तो इन द नेचर ऑफ मैरिज का मतलब है बिटवीन टू पीपल रिसाइडिंग इन अ शेयर्ड होम, यानी कि दो लोग जो एक ही होम को शेयर कर रहे हैं, एक ही घर में रह रहे हैं, भले ही वो किसी भी रिलेशनशिप की वजह से रह रहे हो, तो वो रिलेशन इस सेक्शन के अंडर की एम्बिट में कवर होता है। तो अगर हम सर्कमस्टांसेस की बात करें मैरिज की, तो दो लोग जो एक ही घर में रह रहे हैं और पति पत्नी की तरीके से रह रहे हैं लंबे समय से, तो ऐसी सिचुएशन में उस वुमन को रिलेशनशिप के बेसिस पर भी प्रोटेक्शन और मेंटेनेंस प्रोवाइडेड होगा, और उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड होगा अंडर दिस एक्ट। और उसके अलावा भी अंडर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी सेक्शन 125, जो कि मैरिड वुमन को उनके हस्बैंड के अगेंस्ट मेंटेनेंस का राइट प्रोवाइड कराता है, तो उसके अंडर एम्बिट ये रिलेशनशिप भी कवर होगा। यानी कि एक जो फीमेल लिव इन पार्टनर है वो अपने मेल लिव इन पार्टनर से अगर वो उसको डिच करता है या उसको प्रॉपर जो उसका लाइफ होल्ड से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स है वो प्रोवाइड नहीं करा पाता है, जैसे कि हस्बैंड के केस में होता है, तो ऐसी सिचुएशन में वो भी कोर्ट का शेल्टर ले सकती है और अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इस इशू के लिए काफ़ी साल पहले अराउंड 2008 में होम मिनिस्ट्री ने एक मलिमत कमेटी का कॉन्स्टिट्यूट की थी अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ जस्टिस मलिमत। तो इस कमेटी ने इन ईयर ऑफ 2009 अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसमें इस कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा गया था कि एलिमनी और मेंटेनेंस जो वर्ड यूज हुए हैं 125 में, इसको मॉडिफाई करना चाहिए और इसको इनेबल टू ऑल द वुमन करना चाहिए, जिससे कि हर एक वुमन इसका लाभ ले सके। तो इसी कमेटी के रिपोर्ट के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इन 2009 अभिजीत वीका सेठ औती वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक जजमेंट दिया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी फीमेल किसी मेल के साथ लिव इन पार्टनरशिप में भी इवन लंबे समय से रह रही है, तो वो भी एज अ वाइफ एलिजिबल है अंडर दिस सेक्शन टू क्लेम द मेंटेनेंस फ्रॉम हर लिव इन पार्टनर। तो ये तो बात हमने की जो प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है अंडर द एग्जिस्टिंग लॉज टू द फीमेल लिव इन पार्टनर। अब अगर हम बात करते हैं इसकी चैलेंजेस की, क्योंकि अभी भी जितने भी मैट्रिमोनियल लॉज हैं या जितने भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज हैं वो सारे आज भी पर्सनल लॉज की कैटेगरी में आते हैं, यानी कि हर एक रिलीजन के अलग अलग पर्सनल लॉज हैं और किसी भी पर्सनल लॉ में इसको लीगल सैंक्टिटी अभी तक प्रोवाइड नहीं की गई है और इसको लीगली वैलिड नहीं माना है। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे चैलेंजेस भी इस तरह के रिलेशंस में आते हैं। तो सबसे पहले चैलेंज की अगर बात की जाए तो नो सिक्योरिटी फ्रॉम द पॉलीगेमस रिलेशनशिप। जी हाँ, जैसा कि अदर जो मैरिज के केसेस में होता है कि पॉलीगेमी से या पॉलीगेमस रिलेशनशिप से, जिसका मतलब होता है कि एक समय में कोई भी स्पाउस, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, विदाउट टेकिंग द डिवोर्स फ्रॉम हर या हिज स्पाउस, वो किसी दूसरे पर्सन के साथ शादी नहीं कर सकता। तो ऐसा प्रोटेक्शन इस रिलेशनशिप में प्रोवाइडेड नहीं होता, जिसके लिए सेक्शन 494 ऑफ IPC प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है टू द स्पाउस। तो इस तरह का प्रोटेक्शन किसी भी लिव इन पार्टनर को IPC के सेक्शन 494 में नहीं प्रोवाइडेड है, क्योंकि ये रिलेशनशिप जो है ये कोई सेक्रामेंट नहीं है एज अ मैरिज, यानी कि इसको किसी तरह का एक पायस रिलेशनशिप एज अ मैरिज नहीं माना जाता, बल्कि ये एक तरीके का कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन है जो कि अराइज फ्रॉम द कंसेंसुअल रिलेशनशिप, फ्री कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टीज है, यानी कि एक तरीके की सहमति के आधार पर ये रिलेशन होता है। तो इस बेसिस पर इसमें किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी उनको नहीं होता है, क्योंकि ये एक कंसेंसुअल रिलेशनशिप है। तो कंसेंट जिस दिन एंड होता है तो ऑब्वियस है कि उस दिन ये रिलेशन भी एंड मान लिया जाता है दोनों ही पार्टनर्स की तरफ से। तो ऐसी सिचुएशन में ये प्रॉब्लम कई बार आती है। उसके अलावा इसी के अगर हम फर्दरेंस में बात करें तो इसमें डेजोल्यूशन का भी कोई प्रोसीजर नहीं होता है, क्योंकि ये कंसेंट पर बेस्ड रिलेशन है। तो जिस दिन कंसेंट एंड होता है तो उसी दिन ये रिलेशन भी ऑटोमेटिकली एंड हो जाता है, तो जिसकी वजह से कोई इसमें स्पेसिफिक प्रोसीजर ऑफ डेजोल्यूशन भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो कि एक हार्डशिप क्रिएट करता है फॉर द फीमेल पार्टनर। जैसे कि अभी तक मुस्लिम लॉ में ट्रिपल तलाक का कॉन्सेप्ट था, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया, और उसके बाद आज मुस्लिम महिलाओं के पास भी
एक डाइवोर्स का पूरा स्पेसिफाइड प्रोसीजर है, यानी कि उनको भी फ्रीली इस तरह से डिच करके उनके मैट्रिमोनियल होम से नहीं निकाला जा सकता। लेकिन इस रिलेशनशिप में आज भी इस तरह का कोई प्रोसीजर नहीं है, यानी कि ये हम कह सकते हैं कि इजी कम इन और इजी कम आउट जैसा एक प्रोसीजर है, जिसमें कि किसी तरह की कोई भी सिक्योरिटी उनके फ्यूचर से रिलेटेड नहीं होती। और उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉब्लम अराइज होती है वो होती है इन रिलेशन टू प्रोप्राइटरी राइट्स, क्योंकि प्रोप्राइटरी राइट्स की अगर बात की जाए, यानी कि किसी भी पार्टनर की दूसरे पार्टनर की प्रॉपर्टी में अगर राइट्स की, तो उनके जीते जी तो वो राइट्स उनको मिल सकते हैं। लेकिन अगर सपोज कीजिए कि किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो अदर पार्टनर को उसकी प्रॉपर्टी में किसी भी तरह का कोई भी शेयर नहीं मिलता है। जैसे कि एक मैरिज के केस में होता है कि अगर किसी हस्बैंड की डेथ होती है तो वाइफ को ऑटोमेटिकली उसकी पूरी प्रॉपर्टी मिलती है, उसमें एक वैलिड शेयर मिलता है। लेकिन ऐसा लिव इन रिलेशनशिप के केस में नहीं होता, क्योंकि जैसा कि अभी प्रीवियसली हमने इस बात का उल्लेख किया है कि जितने भी इनहेरिटेंस से रिलेटेड लॉज हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज हैं, ये ज़्यादातर ये पर्सनल लॉज की कैटेगरी में आते हैं। और उसके अलावा जो प्रॉपर्टी रिलेटेड लॉज हैं ये आज भी स्टेट के, ये सब्जेक्ट ऑफ स्टेट है, यानी कि इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्यों का है। और किसी भी राज्य ने अभी तक लिव इन रिलेशनशिप को अपने यहाँ लीगल वैलिडिटी या लीगल सैंक्टिटी नहीं दी है। तो इस वजह से प्रोप्राइटरी रिलेशनशिप में, प्रोप्राइटरी राइट्स में भी बहुत सारे इश्यूज अराइज होते हैं। और उसके बाद जो एक सबसे बड़ा इशू अराइज होता है बच्चों को लेकर, जो इस रिलेशनशिप से बच्चे जो पैदा होते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा इशू प्रोप्राइटरी राइट से या इनहेरिटेंस लॉज में एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट होता है। कि जैसे कि हम जानते हैं कि सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में जो वॉइड या वॉइडेबल मैरिजेस से जो चाइल्ड बॉर्न होते हैं तो उनकी लेजिटिमेसी को लेकर इसमें उल्लेख किया गया है। और उसके अलावा सेक्शन 26 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट में भी इस तरह के जो इनवैलिड मैरिजेस से जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी लीगलिटी को भी इसमें कवर किया गया है। तो इसलिए जो भी बच्चे इस तरह की रिलेशनशिप से जो बॉर्न होते हैं उनको उनके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में तो राइट मिलता है, लेकिन उन पेरेंट्स की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसमें कोपार्सनरी राइट उनको नहीं मिलता है। स्पेशली अगर बात की जाए हिंदू लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा होगा हिंदू सक्सेशन एक्ट में, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो लिव इन रिलेशनशिप से जो बच्चे पैदा होते हैं उनका किसी भी तरीके का कोई राइट नहीं होता है। यानी कि उन बच्चों को सिर्फ अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, किसी तरह का कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में उनको राइट नहीं मिलेगा, कोई कोपर्सनरी राइट उनका नहीं होता है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं जो आज भी लिव इन रिलेशनशिप में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखना यह है कि इसको लेकर कोई भी लॉ आगे हमें देखने को मिलता है या कितने समय बाद कोई लेजिस्लेशन इसके लिए इनेक्ट होता है। अभी फिलहाल में इसके लिए कोई भी लेजिस्लेशन, कोई भी स्टैच्यूटरी प्रोसीजर अभी देश में हमारे नहीं है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में तेज़ी से उभरता हुआ एक ट्रेंड है, जिसको लोग इस सामाजिक विसंगति भी मानते हैं या फिर इसको एक लाइफस्टाइल चेंज मानते हैं, सोसाइटल चेंज भी मानते हैं। अपनी अपनी राय सभी लोगों की हो सकती है। तो आप लोगों की राय इस विषय में क्या है, प्लीज़ कमेंट कर हमें ज़रूर बताइए। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।